हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीड। मैं हूं रोहित, आपकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। और हम कर रहे हैं हमारी सीरीज का पार्ट जिसका नाम है इजी एक्सप्लेनर, जिसके अंदर हम देखते हैं बच्चों आपके न्यूज़पेपर के अंदर आए हुए आर्टिकल्स, और उन आर्टिकल्स के अंदर आप जीएस के पर्सपेक्टिव से इनको कैसे कवर करते हो। ये सारा काम हम कहाँ करते हैं? इजी एक्सप्लेनर के अंदर। तो वाइल नॉट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जस्ट गिव मी अ सेकंड फॉर इट। चलिए, तो आज हमारा एक आर्टिकल नहीं है। जनरली हम क्या रखते हैं बच्चों, जो है हमारा प्रोसेस कुछ इस तरह से रखता है कि एक आर्टिकल रहता है। आज जो है स्ट्रीमलाइन के अंदर 2 से 3 आर्टिकल है, जिसके अंदर आपको ध्यान होगा एसएससी एक्सपर्ट का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच आ चुका है ओनली एट ₹1,999, जिसमें आपको पूरी टीम एक्सपर्ट के साथ पूरी गाइडेंस मिलती है। और इसी के रिगार्डिंग जो है बच्चों, आप कर डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप टीम एक्सपर्ट, और या फिर आप दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स परचेज। ठीक है, आज देखिए बच्चों, एक आया है हमारे पास आर्टिकल, व्हाट ड्राइव्स कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, व्हाट ड्राइव्स कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, और इस पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक पूरा बड़ा आर्टिकल आया है। ठीक है, ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है कि सर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। अब बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की, तो वो होता क्या है? अब देखो बच्चों, कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है बड़े निर्गम वृहद उद्योग। बड़े उद्योग जैसे आपका रिलायंस हो जाता है, आपका टाटा ग्रुप हो जाता है, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे बड़े जो उद्योग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है हमारा? ठीक है, कॉर्पोरेट्स कहा जाता है। अब समझिए आपके काम क्या करते हैं कि सर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कुछ इस तरह से होता है कि कंपनियों को भविष्य में जो पैसा कमाना होता है, उसके लिए उनको आज निवेश करना पड़ता है। जैसे कि नई फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री को ऐसे तो है नहीं कि दुकान पे गए 1 किलो चीनी देना। हालांकि आज के टाइम पे 1 किलो चीनी भी थोड़ी सी कतरा ही रहे हो बोलते हुए। जैसे वो उदाहरण चलता है ना कि भैया, है ना, चीनी मत देना, तो वो इतनी सी चीनी देता है, हाथ में खा लेता है, बोला हाँ बढ़िया है, 50 रुपए की दे दो, बोले 50 की ही थी। ठीक है, तो भाव तो बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, वो भी इससे लिंक्ड है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कि सर अगर फैक्ट्री बनानी भी है, तो फैक्ट्री आज निवेश करेंगे तो 2-3 सालों के अंदर जाके तैयार होगी, और उसके बाद उसका रिटर्न यानी कि प्रतिफल आने लगेगा। मतलब मान लीजिए नई मशीनरी खरीदनी है, नया कोई स्टाफ हायर करना है, नया ही कोई उद्योग, नया ही कोई वेंचर खोलना है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? हमारा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है? मतलब सीधा है कि कंपनी आज पैसा लगाती है ताकि भविष्य में ज्यादा प्रोडक्शन और प्रॉफिट कमा सके, ज्यादा की ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, और ज्यादा से ज्यादा लाभ यहाँ पे कमा सके। अब इस आर्टिकल के अनुसार क्रक्स क्या है वो मैंने आपको यहाँ दे दिया है। क्या कह रहा है सर? आर्टिकल के अनुसार इंडिया में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। एज अ शेयर ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है सर? जैसे मान लीजिए क्या है कि मैं हूं, मेरे घर के अंदर जो है, मैं मान लीजिए 20,000 रुपए निवेश करता हूं। मैं मेरे घर के अंदर कितना निवेश करता हूं? 20,000 रुपए निवेश करता हूं। और मेरे जो घर है उसके अंदर हम 4 से 5 मेंबर हो सकते हैं, मान लीजिए है। और अगर हम जो है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का हम उत्पादन करते हैं, तो अगर मतलब अगर मैं निवेश कर रहा हूं, तो 1 लाख का 20,000 रुपए कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, तो एज अ शेयर मतलब कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है उसके कितने प्रतिशत के अंदर यहाँ पे तुलना की गई है कि आर्टिकल के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट निवेश एज अ शेयर ऑफ जीडीपी डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या है? काफी गिरा है। डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब है बच्चों यहाँ पे? सर 2016 नोटबंदी, नोटबंदी के बाद क्या हुआ है सर? कॉर्पोरेट निवेश है जो यहाँ पे क्या हुआ है? गिर गया है। ठीक है, और अभी भी कमजोर स्थिति में के अंदर। सर पहली बात तो हमें क्या देखने को मिल रही है सर? गिरावट है। ऊपर से अभी भी किसमें है? कमजोर स्थिति के अंदर है। तो ये 2 कीवर्ड याद रखिएगा, आपको अंडरस्टैंड करने के काम में आएंगे चीजों को। देखिए बेटा, एडिटोरियल जितना आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, उतना ही बेहतर आपकी जीके की और जीए की, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है सर, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज एज वेल एज जनरल स्टडीज, इनका एक फनल तैयार होता है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर कमांड, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो आपको कहाँ मिलती है? एसएससी एक्सपर्ट पे। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए, एक समय में कॉर्पोरेट निवेश जो है लगभग कितना था? 17.3% ऑफ जीडीपी था। मतलब हमारी जीडीपी का 17.3% था। लेकिन अब समय के साथ आते आते कितना रह गया है सर? 10.31%। कितना रह गया है? 10.31%। मतलब क्या देखने को मिल रहा है हमें सर? गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, कैसे देखने को मिल रही है कि सर? सबसे पहली बात है सर, 3 मुख्य डिटर्मिनेंट्स है। क्या है? 3 मेन डिटर्मिनेंट्स है। पहला है मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अब मान लीजिए क्या होता है इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर भविष्य के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? अगर मुझे लग रहा है कि अगर आज मैं
2026 के अंदर 10 लाख इन्वेस्ट करता हूं, इन्वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, निवेश करता हूं, तो अगर अगर मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, अगर मुझे 2030 में इस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट यानी कि लाभ अगर 20 लाख का हो रहा है, मतलब कि सर मैं कहूं कि 2 गुना हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे निवेश बढ़ा दूंगा, यहां पे निवेश बढ़ा दूंगा। बट व्हाट इफ अगर यही लाभ यानी कि प्रॉफिट मेरा कितना हो जाए, 8 लाख या 6 लाख का हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा सर, इसके अंदर तो देखने को मिल रहा है सर कितना है, -2 पॉइंट, ठीक है, 0.2% हो रहा है, मतलब सर पॉइंट भी नहीं हो रहा है, माइनस में हो रहा है, 2 लाख रुपए घाटे में जा रहा हूं मैं, 2 लाख का घाटा हो रहा है, तो सीधी बात है मैं क्या करूंगा सर, निवेश को कम कर दूंगा। तो कई बार जो हमारी कंपनीज होती हैं उनको लगता है कि सर एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसकी मैं आकांक्षा कर रहा हूं या फिर मैं भविष्य में आशंका कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि सर ये निवेश मुझे कितना पैसा बना के देगा, आज के निवेश करे हुए 10 लाख रुपए कल के मुझे कितना पैसा बना के देंगे। तो सर अगर 4 साल में 20 लाख हो रहे हैं तो मैं निवेश बढ़ाऊंगा, मतलब दुगना हो रहा है 4 साल में, तो क्या हो रहा है सर, 0.5% की वृद्धि मुझे देखने को मिलेगी मेरे निवेश के अंदर। तो क्या देखने को मिल रहा है कि सर सीधी बात है 100% से बढ़ जाएगा तो 25% ग्रोथ है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं निवेश बढ़ाऊंगा। और अगर कम हो जाएगा, तो अगर ये 8 लाख ही हो रहा है 10 लाख का आगे जाके, तो मैं क्या करूंगा, अभी निवेश थोड़ा ना करूंगा। अरे भैया देखो ना, इसको इस एंगल से देखो, तो आप खुद ही बिजनेस कर रहे हो, तब आप क्या करोगे। तो पहला क्या है डिटर्मिनेंट सर इसके अंदर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे के सारे आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं। फिर दूसरा है सर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट, मतलब कि सर किसकी बात कर रहा है सर, ऋण की लागत या फिर ब्याज दर की। एक बात बताओ बच्चों, अगर आप कोई भी पैसा लेकर आते हो, आपका खुद का है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, लेकिन अगर आप उधार लेकर आ रहे हो तो सर नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज दर, मैं किसको कह सकता हूं, इसी को कह देता हूं, ब्याज दर को ही क्या कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है या फिर इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। अब समझिए, अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है, तो मैं नहीं कह सकता कि सर ऋण लागत जो है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो मेरी बढ़ेगी। सर अगर ऋण की लागत बढ़ती है तो मेरे पास जो क्या कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि मेरा जो लाभ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सर अगर लाभ कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूंगा, निवेश भी कम कर दूंगा। लोन क्यों उठाऊंगा मैं, लोन भी मैं कम कर दूंगा। सर सीधी बात, सॉरी उल्टा बता दिया ना मैंने, हाँ ब्याज दर बढ़ती, तो अब मान लो अगर ब्याज दर कम हो रही है, ब्याज दर कम हो रही है, तो मैं कहूंगा सर ऋण की लागत भी क्या होगी, ऋण की लागत क्या होगी, कम होगी। ऋण की लागत कम होगी तो मैं कह सकता हूं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब कि मेरा लाभ यहां पर बढ़ेगा। और जब लाभ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं ज्यादा से ज्यादा लोन उठा के इन्वेस्ट करना चाहूंगा ना। तो दो चीजें तो ये डिसाइड कर रही है। थर्ड डिमांड, मान लीजिए बच्चों कि कोई कंपनी है, वो कार्स बनाती है, कोई कंपनी क्या बना रही है, कार बना रही है। अब मान लीजिए उसकी जो उत्पादन क्षमता है, मतलब कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, मान लीजिए वो बच्चों ऐसी है कि 10 लाख गाड़ियां बना सकती है, 10 लाख कार बना सकती है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि सर जो बाजार में उपलब्ध मांग है, ठीक है, बाजार में मांग जो है वो कितने की है, बाजार में मांग है बच्चों 6 लाख गाड़ी की, 6 लाख कार की। तो इस टाइम पे क्या होगा सर, मैं क्या निवेश करूंगा, नहीं सर, इस टाइम पे क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर होगा सर कि मैं जो है निवेश को कम कर दूंगा। सेम चीज सर क्या होता है कि अगर उत्पादन लागत, ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ सर, उत्पादन क्षमता जो है वो तो कितनी है सर, 10 लाख की है, लेकिन जो बाजार में मांग है, जो बाजार में मांग है, बाजार मांग जो है गाड़ियों की वो इतनी है, मान लो 12 लाख कार की। तो सर सीधी बात है ना, मुझे 2 लाख कार और बनानी पड़ेंगी। सर 2 लाख कार और बनानी पड़ेंगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर, निवेश को बढ़ा दूंगा। सर एक फैक्ट्री और खोलूंगा, कुछ मजदूरों को और हायर करूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा सर, निवेश तो मेरा इन्हीं चीजों पे बढ़ेगा। तो इनके तीन की डिटर्मिनेंट्स हैं। पहली हो जाते हैं मेरा क्या सर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, इसका मतलब हो जाता है सर, हम्म हम्म, लाभ की आशंका। एक तो पहला क्या है सर, लाभ की आकांक्षा।
लाभ की आकांक्षा, दूसरा है सर मेरी कॉस्ट ऑफ ऋण यानी कि ब्याज दर, और थर्ड है मेरी सर मांग। तो इन तीनों के आधार पर क्या देखने को मिल रहा है सर, समझ में तो आ रहा है कम होगा। सर कम होगा तो क्या हो जाएगा, निवेश कम हो रहा है। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई है तो क्या होगा, निवेश कम हो जाएगा। सेम क्या है, बाजार मांग बढ़ी हुई है तो निवेश हो जाएगा। आप देखो इससे लिंक्ड एक आर्टिकल और है, लेकिन अभी हम इसके बारे में ही थोड़ा और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। अब समझिए क्या है, एक चीज और आ रही है सर। तो सर आपने कहा कि सर चलिए अगर मैं बात करता हूं लाभ की अनुपात की, तो सर लाभ का अनुपात भी किससे होगा, डिमांड से होगा। ठीक है, अब ये समझ लिए क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बढ़ रहा है। फिर यहां पे बच्चों कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के अंदर एक चीज और आती है, एक चीज हमारी क्या आती है और आ जाती है। ठीक है, यहां पे एक चीज और आ जाती है सर, लार्ज फर्म्स वर्सेस स्मॉल फर्म्स। सर सीधी बात है, वृहद उद्योग बनाम, ठीक है, लघु उद्योग। सर इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखो ये निवेश करेंगे तो ये 1,000 करोड़ में करेंगे, इन बेचारों के पास तो लाख रुपए भी नहीं होते हैं उधार लेने के लिए। तो सर मैं अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं सर, तो सीधी बात है कि अगर मान लीजिए अगर आपको ही लोन चाहिए, आप मान लो मुझे लोन दे रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं 1,000 करोड़ रुपए का लोन उठा रहा हूं, उस पर मैं आपको 1% भी दूंगा, तो एक बार तो आपको पता है ना कि अंबानी जी को देना हो तो अंबानी जी को आप लोन दे दोगे। लेकिन मान लीजिए मैं ही आता हूं आपके पास कि सर मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, अरे भैया पहले अकाउंट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, और आपको 1% पे नहीं कम से कम 10% पे दूंगा। सीधी बात है, क्योंकि सर वो तो बड़ा आदमी आपको पता कहीं ना कहीं से बना के दे देगा, लेकिन एक छोटा व्यापारी आपको उतने बेहतर तरीके से प्रदान नहीं कर पाएगा। और सर यही जो चीजें हैं वो मेरे को इंडस्ट्री के अंदर भी दिखती है। मतलब मैं कहूं सर यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि सर साख उपलब्धता, क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो सर मुझे ये चीज कहां देखने को मिलती है सर, ये चीज मुझे देखने को मिलेगी सर जो वृहद उद्योग है उनको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू लघु उद्योगों के। ठीक है सर, दूसरी चीज मैं कह सकता हूं सर, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर ब्याज दर मुझे क्या देखने को मिलेगी, सर ब्याज दर भी मुझे क्या देखने को मिलेगी कि सर यहां पे अगर मैं वृहद उद्योग लिख रहा हूं तो सर इनसे ज्यादा देनी पड़ेगी किसको, लघु उद्योग को। तो सर सीधी बात है, स्मॉल फर्म्स को पहली बात तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा पड़ रही है, इसके बाद क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी उनके लिए कम है, तो यहाँ पे जो है छोटे उद्योग भी क्या कर पा रहे हैं सर, प्रॉपर तरीके से निवेश नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो एक ये प्रॉब्लम भी है। अब सरकार के सामने प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि सर क्रेडिट अवेलेबिलिटी में भी ये दिक्कत देखी। फिर सर आपने एक चीज और बोली मुझे, डिमांड। अब बच्चों देखो सीधी बात है सर, डिमांड के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप एक बार इस आर्टिकल को और देखिए, ये भी लिंक्ड है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैज स्लिप्ड इनटू लिम्बो। लिम्बो का मतलब होता है सर एकदम से सडन डिक्लाइन होना। लिम्बो का मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम से सडन डिक्लाइन होना। एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैज स्लिप्ड इनटू लिम्बो। अब यू नो दैट, आपको इतना अंदाजा है कि सर एम्प्लॉयमेंट गारंटी कहां आ रहा है, सर 2005 में आया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और उसी को 2009 के अंदर क्या कर दिया गया सर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और अब 2025 के अंदर क्या कर दिया गया है सर, उसका बदलाव कर दिया गया 25-26 के अंदर, जहां पे लेकर आए हैं हम विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि सर हमने नरेगा को पीछे छोड़ के किसके अंदर ट्रांजिशन कर लिया है, किसके अंदर परिवर्तन कर लिया है, वीबीजी रामजी के अंदर। क्लियर है। अब देखिए क्या बता रहा है कि सर आर्टिकल बताता है कि एमजी नरेगा मतलब कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण फ्रेमवर्क की ट्रांजिशन के दौरान ग्राउंड लेवल पर कंफ्यूजन मतलब कि सर देखिए अभी कोई पुराना अधिनियम है उसको चेंज होकर नया अधिनियम आता है तो उसके अंदर
अंदर प्रावधान, रूल के अलावा उद्देश्य, उद्देश्य के अलावा बहुत सारे जो है उसके अंदर तथ्य जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। और जब बच्चों ऐसा होता है कि किसी चीज को ऑन पेपर लेकर आना बहुत ईजी होता है, उसको वास्तविकता के अंदर ग्राउंड लेवल पे लगाने में काफी सारी दिक्कतें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसी का एक उदाहरण है, हमें क्या देखने को मिल रहा है सर, कंफ्यूजन और इंप्लीमेंटेशन गैप्स दिखाई देने लगे हैं। क्या है, कंफ्यूजन एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन गैप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या खास बात है सर, एक ट्रांजेक्शन के दौरान कई जगह काम की उपलब्धता में क्या आई है सर, बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। मतलब किसी किसी राज्य में काम मिल रहा है, किसी किसी राज्य में काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, आर्टिकल के चार्ट में देखिए, ये जो चार्ट आपको दे रखा है, इस चार्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि सर कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। कुछ स्टेट्स के अंदर क्या है, अप्रैल से जुलाई के बीच, किसके बीच में, अप्रैल से जुलाई के बीच। अब देखो एक बार याद करो कौन सा है सर, सर क्वार्टर वन के अंदर, अप्रैल से जुलाई क्या हो जाता है, क्वार्टर वन। अगस्त से क्या है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्वार्टर टू। सर नवंबर दिसंबर, ठीक है, सही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर थ्री। और सर जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर चार। मतलब कि सर पहले क्वार्टर के डेटा जब आए हैं हमारे पास, चार चीजों में डिवाइड होता है। सर पहले क्वार्टर के अंदर कई राज्यों के अंदर एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी है। कुछ कुछ राज्यों में तो ये गिरावट कितनी है सर, 60% से 80% तक। मतलब कि सर क्या है, पहले अगर किसी राज्य के अंदर 100 लोगों को काम मिल रहा था, तो अब सर सिर्फ 40 को ही मिल रहा है, 60% लोग जो है कम हो गए हैं। या फिर कई कई राज्यों के अंदर सिर्फ 15 लोगों को काम मिल रहा है, 85% लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। अब पूछ रहा है सर, बताया गया। अब इसके अंदर एक काम की बात क्या है सर, पर्सन पूछा जा सकता है आपसे कि एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई योजना है, किसी परियोजना के तहत, ठीक है, 100 लोगों को अगर 10 दिन काम मिलता है, 10 दिन रोजगार मिलता है, तो इसको कहते हैं बच्चों कुल मिला के 1000%। क्या कहते हैं, 1000 एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। समझे आप, परसेंटेज क्या करता है सर, ये वाली जो चीज रहती है ये क्या करता है सर, यहां पे सर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध रोजगार का मात्रात्मक मापन होता है, मात्रात्मक मापन होता है। क्वांटिटेटिव मेजर होता है फॉर द टोटल अवेलेबिलिटी इन एनी, जो है यहाँ पे परियोजना। चलिए, अब क्या कह रहा है कि सर क्या क्या कारण है। पहली बात तो है सर प्रशासन, ठीक है, प्रशासनिक कंफ्यूजन। मतलब कि क्या है सर, पुराना जो मनरेगा का सिस्टम था उससे नए सिस्टम में ट्रांजिशन हुआ है, तो सर क्या हुआ है, बहुत सारे रूल्स बदले होंगे, बहुत सारी टाइमलाइन बदली होगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नियम के अंदर, कानूनों के अंदर सर, इसके अलावा दिशा निर्देशों के अंदर भी क्या हुए होंगे, बदलाव आए होंगे, और उन बदलाव को लागू करने में थोड़ा समय यहाँ पर लगता है। तो पहली चीज तो क्या हो जाती है सर, प्रशासनिक कारक है। दूसरा पूछ रहा है डिले इन इंप्लीमेंटेशन, नई व्यवस्था के रूल्स और प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पर लागू करने में क्या लगता है, समय लगता है सर। क्योंकि यही बात है, पहली बात, अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ नया एक्ट आ भी रहा है, तो पहले मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे से फिर आपको डाउट आएंगे, उसी के हिसाब से फिर क्वेश्चन बनेंगे। तो सर मैं कह रहा हूं कि आज अगर कोई नई योजना सरकार लेकर आती है, तो आप तक उसको पहुंचाने के अंदर कम से कम 3 दिन का समय तो लगेगा। तो आप सोचिए नहीं, ये तो आपको बस करंट अफेयर के लिए पढ़ाना है, बट अगर उसको वास्तविकता में लागू करना हो तो हर रूल को मुझे बहुत इस हिसाब से समझना पड़ेगा, ताकि उसको पर्याप्त तरीके से वास्तविकता के अंदर लागू किया जा सके। तो यहां पे दूसरा क्या है सर, लागू करने में, क्रियान्वयन में जो है वो देरी हो रही है। फिर यहां बोल रहा है कि सर वर्क अवेलेबिलिटी, मतलब कार्य की उपलब्धता। अब कई क्षेत्रों के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखो वो मनरेगा के तहत शुरू हुए होंगे, लेकिन अब पता चलता है कि सर संसद के अंदर वीबीजी, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट जो है वो लाया जा रहा है। तो क्या होगा सर, कुछ योजनाएं जो है कुछ समय के लिए क्या कर दी गई, होल्ड कर दी गई है। क्योंकि अभी जो है किसी भी तरह की जो है, क्या कहते हैं उसको सर, रोजगार का कितना आपको भत्ता दे होगा, कितना वेतन मिलेगा दैनिक आधार पर, उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया होगा। तो क्या हुआ होगा सर, कुछ प्रोजेक्ट नरेगा के समय शुरू हुए, अब सर उस टाइम पे अलग प्रावधान थे, उस टाइम पे अलग बजट बन के क्या होगा। अब सर वीबीजी रामजी के तहत नए प्रोजेक्ट आए हैं, तो सर उनको कुछ क्या हुआ सर, जो लगातार बनी रहती है, ठीक है, यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी क्या हुई है, डिस्टर्ब हुई है। फिर इसके अलावा क्या हुआ है बच्चों, सर वेतनमान या फिर पेमेंट भुगतान का कंसर्न है। आर्टिकल में वेज स्ट्रक्चर और पेमेंट रिलेटेड कंसर्न्स भी क्या है, चर्चा के अंदर है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे चार चीजें अपन ने समझ ली कि क्या कारक हो सकता है। अब एक बात समझो आप,
कि सर कहीं ना कहीं जो वीबीजी राम जी है, सर कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि सर ये प्रत्यक्ष तौर पे प्रभाव किस पे डालता होगा, सर मैं तो कहता हूं ग्रामीण मांग पे। सर क्योंकि कहीं ना कहीं अवसंरचना का निर्माण करता है और सारी चीजों का निर्माण करता है। सर अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे के अंदर अवसंरचना का निर्माण हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सर लोगों को काम मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा। अरे पैसा आएगा तो हर पैसा जोड़ा थोड़ी ना जाता है कि सर चलिए मान लीजिए दिन के 300 रुपए कमा रहा है कोई व्यक्ति, 100 रुपए तो खर्च करेगा। क्या करेगा? 100 रुपए तो खर्च करेगा। अब उसी 100 रुपए से ही तो मांग तय होगी। सर 100 से 125 करता है तो मांग में वृद्धि होगी, 100 से 85 करता है तो मांग में कमी होगी। तो एक चीज अपन ने ये भी तो देखी यहाँ पे, मांग। तो सर ग्रामीण मांग भी इससे क्या है, जुड़ी हुई है। तो एमजी नरेगा लगाने से भी क्या हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा सर ग्रामीण मांग जो मांग है उसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णतया लागू करने में भी समय लगेगा। देखिए कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, आपको समझना चाहिए कि कोई भी योजना कभी भी नहीं आती है तो उसके तहत टाइम लगता ही लगता है। ये इतना इंप्लीमेंटेशन लैग तो आप भी समझते हो कि कभी कोई पैटर्न चेंज होता है तो उस पैटर्न को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने में आपको भी टाइम लगता है। ठीक है, तो नॉट एवरीवन हैज टू बी क्रिटिसाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम एंड द डायलेमा ऑफ अ गवर्नमेंट आल्सो। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों अपन यहाँ पे। फिर अब देखो सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी तो उसके अंदर देखिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मिनट्स इंडिकेट हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है सर, सख्त हो गए। सख्त का मतलब क्या होगा सर, मौद्रिक नीति अगर सख्त होती है तो मतलब ब्याज दर क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कि आरबीआई ने अभी रेट बढ़ाया नहीं है, क्या है, इंडिकेट मतलब कि इशारा किया है, संकेत दिया है कि कल को क्या हो सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। कल को क्या हो सकती है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ सकती है। तो आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया, फिर भी एमपीसी मिनट्स फ्यूचर में टाइटनिंग या हार्डनिंग की पॉसिबिलिटी की और संकेत दिए गए हैं। क्या है सर, आर्टिकल के अनुसार क्या कहना चाह रहा है कि सर अभी तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी वर्तमान के अंदर जो रेपो दर है वो कितनी है, 5.25% है, जो फरवरी में थी वो की वही हमने अभी रखी है। ठीक है, लास्ट कुछ लेक्चर पहले ही मैंने इस पे वीडियो डाला था, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं सर बाहरी कारक बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं भारत के अंदर इन्फ्लेशन के अंदर। सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मुख्य रूप से इसका कारण क्या है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। अब मुद्रास्फीति का नियंत्रण कब करेगी सर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब भारत के अंदर जो है वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नहीं बढ़ रही है। क्या है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नहीं है, ये है बच्चों लागत जनित मुद्रास्फीति। कैसी है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज नॉट अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इट इज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब आप ये समझिए कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर हो क्या रहा है कि सर मेनली द थिंग इज कि इंडिया के पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि सर हमारे को डेली सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी चीज पे निर्भरता ज्यादा रखनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी, और डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी तो हम आयात ज्यादा करेंगे। अब आयात के अंदर मुख्य स्रोत क्या है सर, हमारे पास कच्चा तेल। और अगर सर कच्चे तेल के दामों में वृद्धि आती है तो ओवरऑल हर चीज की उत्पादन लागत में क्या होती है, वृद्धि आती है। अब अगर उत्पादन लागत में वृद्धि आ रही है, मैं आपसे इतना सा कहूंगा कि आप अंदाजा इतना सा लगा लीजिए कि अगर डीजल की रेट 2 रुपए से बढ़ जाती है तो आपके घर की सब्जियां कितनी है, 10 रुपए से महंगी हो जाती है। अगर डीजल की रेट 2 रुपए भी बढ़ती है तो आपके घर की सब्जियां कितनी हो जाती है, 10 रुपए से महंगी हो जाती है। और इवन दैट अगर आप हॉस्टल और पीजी में रह रहे हो या फिर अगर बाहर कहीं रहते हैं आप, तो इतना तो अंदाजा लगा लिया कि अभी सर एलपीजी सिलेंडर थोड़े से महंगे हुए थे, हर किसी ने अपने खाने पे 30 से 40 रुपए बढ़ा दिए हैं पर प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर है भले ही भारी कारक, लेकिन प्रभाव आपकी जेब पे, मेरी जेब पे, सबकी जेब पे बराबर तौर से पड़ता है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि हम अगर सर ब्याज अगर यहां मांग से बढ़ रही होती तो मैं मौद्रिक नीति को संभाल के रखता, लेकिन यहां क्या हो रहा है सर, यहां पे लागत जनित मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कि सर क्या हो रहा है यहां पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से क्या हुआ है सर, कच्चा तेल जो है वो महंगा हो गया है। सर कच्चा तेल अगर महंगा होगा, कच्चे तेल के अगर रुपए बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगी, तो सीधी बात है सर क्या होगा, सर उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी। सर उत्पादन लागत में अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि हो रही है, तो मैं कहूंगा ना सर प्राइसेस यानी कि मूल्य के अंदर भी क्या होगी बच्चों, वृद्धि देखने को मिलेगी। और सर इसी चीज को क्या कह दूंगा मैं, मुद्रास्फीति। इस चीज को क्या कह दूंगा, मुद्रास्फीति। अब देखिए मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी तो यहाँ पे देखो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि जिन्होंने इसको नोटिफाई किया उन्होंने मुद्रास्फीति को 3 तरीके से बताया। कि सर क्या है, इन्होंने आर्टिकल के अंदर पहली चीज बोली है बच्चों, हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी कि हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन।
ठीक है, जो किसको कवर करती है सर, उपभोक्ता टोकरी को कवर करती है। अब उसी उपभोक्ता टोकरी के अंदर क्या कहा है अपन ने सर, बहुत सारी चीजें याद आती है, जैसे आपका हाउस हो गया है, आपका रेंट हो गया, एजुकेशन हो गया है, एजुकेशन के अलावा खाना हो गया है, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, ऊर्जा हो गई है, कपड़े हो चुके हैं, ये सारी चीजें हम किस में काउंट करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में। जब इसके अंदर से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं किसको, ठीक है, अनस्टेबल या फिर वॉलेटाइल एलिमेंट्स को, तो वॉलेटाइल एलिमेंट्स और अनस्टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं सर, सबसे सही बात है फूड और फ्यूल, फूड और फ्यूल। सर खाद्य व ऊर्जा को घटा देता हूं तो मेरे पास बच्चों बचती है यहां पे कोर इन्फ्लेशन, यानी कि मेरी प्रमुख मुद्रास्फीति। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। कोर इन्फ्लेशन यानी कि प्रमुख मुद्रास्फीति। इसके अलावा सर ये क्या है, सर मैंने देखा है कि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो इस जगह पे भी एक चीज और आ जाती है कि सर ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति है। सर उत्पादन लागत अगर बढ़ती है तो ये आ जाती है बच्चों मेरी लागत जनित मुद्रास्फीति। किसमें आ जाती है, लागत जनित मुद्रास्फीति के अंदर आ जाती है। इट इज कॉल्ड दी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, आप देख सकते हो आप इसमें यहां क्या कह रहा है कि आर्टिकल के अनुसार हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे है सर, 3.93%। किस पर है सर, हेडलाइन इन्फ्लेशन है ओवरऑल 3.93% पे। किस पे है सर, 3.93% पे। बच्चों ये पहले 1 से 1.5% पे थी, अब कितनी हो चुकी है, 3.93% पे हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा जो कोर इन्फ्लेशन है, मतलब कि सर मैं मुख्यतः से देखूं वो कितनी है, 4 पॉइंट कितनी है बच्चों, 4.13%। कितनी है, 4.3%, 4.3% यहाँ पे हो रही है। तो सर मुझे देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्या है, फूड और फ्यूल के अंदर। अब सर जब भी क्या होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो यहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, एमपीसी को जो है यहाँ बच्चों क्या लगानी पड़ती है सर, सख्त मौद्रिक नीति। क्या लगानी पड़ती है, सख्त मौद्रिक नीति। तो मतलब कि सर यहां क्या है सर, चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि आपकी जो रेपो दर है वो 5.25% से अधिक हो जाए। कब, लेकिन ये चीज ध्यान रखना अभी हुआ नहीं है, क्या है, आने वाले भविष्य में होगी। किस में होगी, भविष्य में होगी। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए फिर इसके अलावा देख सकते हो, लेकिन एमपीसी मेंबर पूनम गुप्ता कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति की जो है यहाँ पे सदस्य पूनम गुप्ता जी ने यहाँ पे क्या है कि इन्फ्लेशन की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी, मतलब कि सर आने वाले टाइम पे किस तरीके से बढ़ेगा उसको लेकर अपसाइड रिस्क है, मतलब कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी की बात की है। और आर्टिकल में Q3, मतलब कि सर अभी जो दिवाली वाला आएगा, ठीक है, सितंबर खत्म होते ही, सितंबर सितंबर खत्म होते ही जो अब अगला क्वार्टर आएगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर वाला, इसके अंदर ये कहां तक जा सकती है, 5.9% तक। कहां जा सकती है, 5.9% तक। तो अब आपको पता है कि सर यहां पे जो है एमपीसी जितनी है हमारी, सर एमपीसी जितनी भी है, जो हमारी मौद्रिक नीति समिति है, उसको मुद्रास्फीति को कितना कंट्रोल करना पड़ता है सर, उसको करना पड़ता है 4 ± 2%, ±2%, मतलब कि 2% से 6% के बीच में रखना पड़ता है सर। लेकिन बिल्कुल क्या बॉर्डर पे रख सकते हैं क्या, नहीं बच्चों, बिल्कुल बॉर्डर पे भी नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या है, हमें कहीं ना कहीं रेपो दर के अंदर, नीति दर के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव लाना ही होगा, ऐसा कहती है आपकी पूनम गुप्ता जी। क्लियर है यहां तक, चलिए अब सर इसका मतलब क्या हुआ है कि सर अगर मैं इसको इससे भी वापस से लिंक करूं तो बच्चों ये भी बढ़ सकती है, ये भी आने वाले टाइम पे क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। चलिए बच्चों, अब इसके अलावा एक आर्टिकल और है आपका जो आया है बच्चों यहां पे, न्यू कोड वॉइड्स 1978 डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि बच्चों मैं अगर बात करूं कि उद्योगों की जो परिभाषा है, ठीक है, उद्योगों की जो परिभाषा है उसको वॉइड करता है नया लेबर कोड या फिर नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि यहां पे किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यहां पे क्या है सर, जस्टिस वी, ठीक है, बी वी नागरत्ना जो है मैम है, उन्होंने यहां पे कहा है कि बच्चों ऐसा है कि अगर कोई चीज को पुराने तरीके से कोड बाय कोड इंटरप्रिटेशन से बनाया, मतलब कि हमने व्याख्या कर करके बनाया, तो उसको आप एक नए कानून के तहत जो है केंद्रित नहीं कर सकते हो। मतलब कि क्या बात हो रही है सर यहाँ पे, सर करंट केस के अंदर जस्टिस बी वी नागरत्ना,
कौन है मैम, जो है जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि सर 1978 का जजमेंट, ठीक है सर 1978 का जजमेंट। अब था क्या बच्चों वो सर, जजमेंट था यहाँ पे कौन सा वाला सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका सर। चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि सर 1978 के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था किस पे सर, बेंगलुरु वाटर वर्क्स वर्सेस यहाँ पे अयप्पा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब उसके अंदर क्या है कि उसको फिर से दोबारा से रिकंसिडर किया जाए और उसके खिलाफ क्या दी है, अपनी राय दी है। उनका बेसिक कंसर्न ये था कि लगभग जो है 50 साल से चली आ रही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, मतलब कि सर ज्यादा जो है व्यापक परिभाषा को बदला ना जाए। व्यापक परिभाषा, जो व्यापक परिभाषा किसके द्वारा दी है, कोर्ट के द्वारा वेरियस वर्डिक्स के अंदर दी है। एससी वर्डिक्स के से जो प्राप्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्स से जो प्राप्त हुई है, कौन सी व्यापक परिभाषा, उसको ना बदला जाए, ठीक है। उससे क्या हो सकता है सर, जो श्रमिक है उनके अधिकार और एज वेल एज सर जो यहाँ पे उद्योग के जो संबंध है, औद्योगिक जो संबंध है उनके अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी, मतलब कि सर कुछ ना कुछ अनहोनी क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ये जो व्यापक परिभाषा है इसको वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट माना गया। फिर यहाँ पे क्या कहा कि सर, अब अगर मैं बात करूं कि सर परिभाषा है क्या, सर परिभाषा ऐसी है कि उद्योग को कुछ किसी भी इस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना गया है जहां पे क्या हो सर, एक ढांचा हो सर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो और वस्तु या सेवाओं के किसी ना किसी उत्पादन से जुड़ी हुई हो। मतलब कि सर अगर मैं बात करता हूं, इसी को कहा है, इसी को अपन ने क्या कहा है, डोमिनेंट नेचर टेस्ट, ठीक है। चलिए तो मतलब क्या कहा है सर, अगर मैं बात करता हूं कहां से सर, इंडस्ट्री की परिभाषा, उद्योग की परिभाषा, सर उद्योग की परिभाषा दी हुई थी पहले के टाइम पे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। सर इसके बाद बैंगलोर वाटर वर्क केस हुआ, कौन सा सर, बैंगलोर वाटर वर्क्स केस कब हुआ सर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जजमेंट आया था यहाँ पे, कब सर, इन द ईयर 1978। और उसके अंदर ये कहा गया था कि सर तीन चीजें होनी चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए सर। तीन बेसिक चीज बताइए उसने, तीन बेसिक चीज बताई। पहली बात तो सर क्या होना चाहिए कि सर उद्योग कुछ भी हो सकता है सर, पहली चीज तो कोई उद्योग होना चाहिए उसके अंदर अलग अलग संस्थाएं शामिल होंगी, संस्थाएं शामिल होंगी, ठीक है। अब यहां एक वर्डिक्ट आ जाता है कि सर गणना का जो आधार होगा, ठीक है, उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाएगी, उसकी व्याख्या या फिर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दूसरा, दूसरा सर बोला है यहाँ पे जो नौकरी प्रदान कर रहा है और जो नौकरी प्राप्त कर रहा है उसके बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, मतलब कि सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और बोली कि सर या तो वस्तु, या तो गुड्स या सर्विसेज, सेवाएं, इनका क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर कोई भी चीज जस्टिफाई करती है तो कोर्ट उसको क्या मान लेगा, एक इंडस्ट्री या फिर एक उद्योग मान लेगा। अब क्या हुआ है बच्चों, 2020 के अंदर भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, 2020 के अंदर भारत सरकार के द्वारा बनाया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। बहुत सारे कोड बनाए गए थे, बहुत सारे एक्ट्स को हटा के क्या है, चार कानून लाए गए थे, जिसके अंदर एक था बच्चों मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब इसके तहत यह है, यहां पे इसके तहत जो परिभाषा है, इसको जो है नए नियम, नए नियम व प्रावधानों के तहत भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर कर दिया। मतलब कि सर जैसे अंतर ज्यादा नहीं है कि अगर कोई सोशल ट्रस्ट था, कोई एनजीओ था, तो उसको उद्योग नहीं मानेंगे ये
पुरानी डेफिनेशन भी कहती थी, नई डेफिनेशन भी कहती थी। सर अस्पताल है उसको उद्योग मानेंगे नहीं मानेंगे, उसको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग कहा जाता है। तो स्कूल को माना जाएगा नहीं माना जाएगा। सर कोई फैक्ट्री है इसके अंदर दो ही लोग हैं, बाप और बेटे हैं, क्या उसको उद्योग मानेंगे नहीं मानेंगे? तो सर ये सारी जो चीजें हैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई जाती थी, अब किसके द्वारा बताई जाती है? भारत सरकार के द्वारा। और इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर एक नई प्रोविजन और है कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो कौन होगी? भारत सरकार होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है बच्चों किसका? सर लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। सर विधान पालिका और न्यायपालिका के बीच हमें यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने ब्रॉड डेफिनेशंस को वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट माना। डोमिनेंट नेचर ठीक है, टेस्ट मतलब कि क्या है? तो क्वेश्चन होगा मतलब कि क्या है? सर सीधी बात है, वो किस प्रकार का उद्योग है, क्या काम कर रहा है, ये नेचर टेस्ट होना चाहिए। मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन की डोमिनेंट या मेन एक्टिविटी क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है मान लीजिए कोई किसान है, वो किसान के पास बहुत सारे खेत है, लेकिन उसी खेत के अंदर उसके पास जानवर भी है। अब वो दूध भी बेच रहा है। क्या है सर? वो किसान है लेकिन वो दूध भी बेच रहा है। तो मान लीजिए उसकी कोई कंपनी है, तो वो क्या कर रहा है? सर फसल भी बेच रहा है, दूध भी बेच रहा है। अब मान लीजिए सर अगर जानवर है तो सिर्फ क्या दूध ही होगा बाय प्रोडक्ट, गोबर नहीं हो सकता? तो सर खाद भी बेच सकता है। तो सर इसके तहत क्या बोला है कि डोमिनेंट नेचर चेक किया जाएगा कि सर किस प्रकार का मुख्य उसकी गतिविधि क्या है, उस संस्था के आधार पर क्या किया जाएगा, उस इंडस्ट्री को उस चीज वो चीज को तय किया जाएगा कि उसकी डोमिनेंट मतलब कि प्रमुख गतिविधि के प्रकृति के आधार पर तय किया जा सकता है कि वो जो संस्था है वो उद्योग के एम्बिट में आती है या नहीं आती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह हमने क्या है ये सारी चीजें देखी। तो मतलब कि यहाँ पे जो है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्या होगा सर, हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी देखने को मिलेगी कि जिस वजह से सर मांग के अंदर बहुत ज्यादा फर्क, यानी कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए अब क्या होगा सर, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? तो सर ये चारों आर्टिकल यही बताते हैं कि सर केवल जो है मौद्रिक नीति से पार नहीं पड़ेगी, केवल और केवल किस पे? मौद्रिक नीति से पार नहीं पड़ेगी। एक चीज होती है बच्चों आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स यानी कि पूंजीगत व्यय। सर गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी होगी ताकि जो है मांग में बढ़ोतरी आए, ताकि कॉर्पोरेट निवेश बढ़े। कॉर्पोरेट निवेश जितना बढ़ेगा उतने ज्यादा ही सर रोजगार उत्पन्न होंगे। सर रोजगार जितने उत्पन्न होंगे उतनी ही ज्यादा आय उत्पन्न होगी। आय जितनी ज्यादा उत्पन्न होगी उतनी ज्यादा मांग बढ़ेगी, और सर मांग ज्यादा बढ़ेगी तो बैंक भी बढ़िया बैठ के खाएंगे, उद्योग भी बढ़िया बैठ के खाएंगे, और लोग भी बढ़िया बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज का क्रक्स क्या है कि सर सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति जो है यहाँ पे आधार नहीं होता है किसी भी डिमांड को सर्कुलेट करने का। क्लियर हुआ? चलिए अब इसी चारों आर्टिकल के रिगार्डिंग अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब चलिए, बहुत इजी सी क्वेश्चन है कि भारत में कॉरपोरेट निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है कि सर कॉरपोरेट निवेश अपेक्षित लाभ प्रदाता से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है सर, अगर मेरा लाभ बढ़ेगा तो मैं निवेश बढ़ाऊंगा, और अगर लाभ कम हो रहा होगा फ्यूचर के अंदर तो मैं निवेश कम कर दूंगा। तो पहली चीज तो मेरी बिल्कुल सही है। सर ऋण की लागत निवेश के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल करेगी ना सर, अगर मेरे पास अगर ऋण महंगा मिल रहा है तो मैं क्यों लूंगा लोन अभी? सर अगर लोन कम लूंगा तो निवेश कम करूंगा। सीधी बात है ना। अरे फैक्ट्री खोलने के लिए भी, अगर मुझे फैक्ट्री खोलने के लिए भी लोन चाहिए तो वो है तो निवेश ही है, तो वो निवेश ही। अगर लोन महंगा मिलेगा तो मैं अभी क्यों लूंगा, और लोन सस्ता मिलेगा तो अभी लूंगा। क्लियर है? तो सर ऋण की लागत भी क्या है, यहाँ पे फर्क डालती है। देन ब्याज की दरों में कमी होने पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना निश्चित है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है, अगर सर ऐसा मैं कह दूं कि सर क्या है कि सिर्फ ब्याज दर बढ़ जाए, मतलब कि सर लोन सस्ता होगा तो मैं निवेश बढ़ा दूंगा, एक बात मान लिया, लेकिन अगर मांग ही ना हो तो सर उसके अंदर लाभ, ठीक है, यहाँ पे लाभप्रदता ना हो तो सर निश्चित तो मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे जो निश्चित वर्ड है ये बिल्कुल गलत हो जाता है, और क्या बढ़ जाता है मेरे पास? थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। अब इसने पूछा सही कूट चुनिए, तो क्या हो जाता है सर? एक और दो दोनों। क्लियर होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कंपनी के लिए बिजनेस लोन की ब्याज दर बढ़ जाती है तो उसका सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ेगा? सर सीधी बात है, अगर लोन महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है मैं निवेश कम करूंगा। निवेश कम करूंगा मतलब कि क्या है सर, सीधी सीधी मेरे ऋण लेने की लागत क्या है, वो बढ़ेगी। सर ऋण लेने की लागत बढ़ेगी तो सीधी बात है मैं लोन कम लूंगा, लोन कम लूंगा तो निवेश कम करूंगा, निवेश कम करूंगा तो उत्पादन कम करूंगा, उत्पादन कम करूंगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम करूंगा तो आय कम होगी, आय कम होगी तो मांग कम होगी, और मांग कम होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, वापस से लागत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्रत्यक्ष प्रभाव पूछा, सबसे प्रत्यक्ष। सर ऋण लेने की लागत बढ़ेगी, बिल्कुल सर। मांग स्वतः बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं सर, ये तो चांस ही नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा ना प्रभाव। लाभप्रदता स्वतः बढ़ जाएगी, नहीं सर। ठीक है, कर का बोझ कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो सबसे प्रत्यक्ष तो वैसे भी क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है? रोजगार के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या। नहीं सर, ये नहीं होता है। ठीक है, श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराए गए रोजगार के कुल दिनों की संख्या। हाँ सर, एक बार इस पर देख सकते हैं। एक श्रमिक की औसत मजदूरी। नहीं सर, इसको तो एवरेज भुगतान बोलते हैं, औसत भुगतान बोलते हैं। रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या। सर परिवारों की तो बात ही नहीं की थी क्या? श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के कुल दिनों की संख्या। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं बच्चों, 1978 के बैंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट में चर्चित ट्रिपल टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट किससे संबंधित है? ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाने की कसौटी पर? बिल्कुल नहीं सर। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर? सर ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। सर पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता? ये भी नहीं पढ़ा। क्या आ जाता है सर, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री मानने की कसौटी पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए भी सही हो जाता है। चलिए इसके अलावा अब देखिए, आपको पता है कि हमारा क्या आ चुका है, एसएससी फाउंडेशन बैच आ चुका है ओनली ऑन ₹1999। फटाफट डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को, टीम एक्सपर्ट, और जो है कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसके लिए आप फोन कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो इसी के साथ देखिए, आज अपन ने जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, 4 आर्टिकल्स को एक साथ मर्ज करने की कोशिश की है। आई होप आपको जो डेटा मिला है वो पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपन आगे करते रहेंगे, और फिर जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा क्या है, एसएससी एक्सपर्ट है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इवन दैट हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जो है जितना हो सके, ठीक है, देखिए एक तरफा मोहब्बत में वो मजा कहाँ जो दो तरफा में है। उसी एक तरफा तो मोहब्बत रह जाती है, तो मुकम्मल हो जाए तो जहान बन जाता है, तो दो तरफा हो तो ये हमारी ओर से नहीं, आपकी ओर से भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों कि क्या है, देखो हम जो है इस तरह से ही कवर करते रहेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा सर करंट अफेयर, न्यूज़पेपर आर्टिकल, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब समझना क्या है आसान है। और सर समझना आसान है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी क्या है आसान है। और सर अगर सभी आसान है तो क्या है सर, कट ऑफ पार करना भी आसान है, और सिलेक्शन क्या है, आसान है। तो चलिए इसी कोट पे हम खत्म करते हैं हमारी क्लास को। आपसे मिलेंगे बच्चों अगली बार, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।